टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रीज। आज हम कुछ स्पेशल थ्योरम्स करेंगे रिलेटेड टू द डिफरेंशिएशन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। कुछ थ्योरम्स हैं आपके पास। इन थ्योरम को करने से पहले एक हम स्टेटमेंट करेंगे कि हमारे पास जो कांस्टेंट वेक्टर होता है, डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट वेक्टर इज जीरो वेक्टर। डेरिवेटिव ऑफ constant vector is zero vector। कोई भी आपके पास कांस्टेंट दे रखा है, अगर उसको विद रिस्पेक्ट टू किसी वेरिएबल के करते हैं, सपोज करो हमने सी लिया, तो हमेशा क्या होगा, जीरो। तो इसको हम पहले भी कर चुके अलजेब्रा के केस में भी, तो इसको हम यहाँ यूज करेंगे। थ्योरम है हमारे पास फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड sufficient condition for the vector function, condition for the vector function f of a scalar variable to be constant is df अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन आपको कांस्टेंट दे रखा है, तो डेरिवेटिव जीरो करना है, और डेरिवेटिव जीरो लेके चले तो फंक्शन को कांस्टेंट करना है। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो इसमें प्रूव कैसे होगा, पहले नेसेसरी कंडीशन करते हैं कि कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। हमने ले लिया कि लेट एफ बी अ कांस्टेंट वेक्टर, बी आर कांस्टेंट वेक्टर विद वेरिएबल टी। ठीक है, तो ये है हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर विद वेरिएबल टी। ठीक है, टी। अगर हमने इसको कांस्टेंट फंक्शन लेके चल रहे हैं, तो हमें df अपॉन dt को क्या प्रूव करना है, जीरो प्रूव करना है। इसको जीरो प्रूव करेंगे। कांस्टेंट हम मान लेते हैं कि f जो फंक्शन है हमारे पास वो ये है, f क्या है, f1 i प्लस में f2j प्लस में f3k। ठीक है, ये फंक्शन ले लिए, और ये हमारे पास जो f1 f2 f3 है वो क्या है, t नहीं है इसमें, तो f1 f2 f3 आर फ्री फ्रॉम वेरिएबल, फ्री फ्रॉम t लिख सकते हैं। वेरिएबल को हमने t ले रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है df अपॉन dt निकालना है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, df अपॉन dt। मैंने कहा था कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, आपके पास जीरो होता है। तो f1 आपके पास फ्री फ्रॉम t है, तो कांस्टेंट हो गया, जैसे 2 3 4 इस तरह से। तो आपके पास क्या आ गया, 0i
प्लस में 0j प्लस में 0k। और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं df अपॉन dt इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये नेसेसरी कंडीशन होगी। और दूसरा हम करेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन इज सफिशिएंट। तो सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको df अपॉन dt को 0 लेके चलेंगे। तो लेट df अपॉन dt इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 लेके चल रहे हैं तो हमें सपोज करना पड़ेगा, सपोज एफ फंक्शन को लेना पड़ेगा और उसको कांस्टेंट शो करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि f1t, f2t, f3t, ये 2 है यहाँ पर, f1t, f2t, f3 are the components of f। तो हम f को कैसे लिख सकते हैं, f वेक्टर है वो ये इस तरह से होगा आपके पास f1t i प्लस में f2t j प्लस में f3t k। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t। डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास df1 विद रिस्पेक्ट टू t i। दूसरा क्या आएगा आपके पास df2 विद रिस्पेक्ट टू t j। और नेक्स्ट क्या होगा आपके पास df3 विद रिस्पेक्ट टू t k। ठीक है, लेकिन हमारे पास गिवन क्या था, df अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो 0 को लिख सकते हैं 0i प्लस में 0j प्लस में 0k। और इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अपने पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा आपके पास df1 विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब डेरिवेटिव ऑफ f1 विद रिस्पेक्ट टू t 0, क्योंकि i का i के साथ करेंगे, j का j के साथ करेंगे और k का k के साथ करेंगे। तो ये भी 0 आ जाएगा आपके पास। और df3 विद रिस्पेक्ट टू t इज ऑल्सो 0। तो ये आपके पास क्या आ गए यहाँ पर 0। और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कब होता है, जब वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या शो कर रहा है ये कि विच शोज दैट क्या शो करता है कि जो हमारे पास f1 है, f2 है, f3 है आर कांस्टेंट। लेकिन इनका डेरिवेटिव 0 कर दिया ना हमने, तो कैसे हो गई ये कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ t हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f वेक्टर जो था हमारे पास, f वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन। f वेक्टर इज कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन। ठीक है, तो इसमें यही प्रूव करना था फर्स्ट थ्योरम में। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर सेकंड, और उसका जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो लिखा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन, द नेसेसरी एंड sufficient the necessary and sufficient condition for the vector function f of a scalar variable
वेरिएबल स्केलर वेरिएबल t to have a constant magnitude, have a constant magnitude is f dot df upon dt इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। जब हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है तो हमें ये प्रूव करना है f डॉट df अपॉन dt इक्वल टू 0। और अगर ये लेके चले तो हमें इसको इस तरह से प्रूव करना है। तो हम इसका प्रूव करेंगे। तो प्रूफ में क्या करेंगे, पहले नेसेसरी कंडीशन करेंगे। कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन में आपके पास क्या दे रखा है, एफ एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है ऑफ स्केलर वेरिएबल t। लेट f जो है आपके पास बी ए वेक्टर फंक्शन f be a vector function of scalar variable t, of scalar variable t। ठीक है, तो हम और क्या है, स्केलर वेरिएबल विद t हैव ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये भी लिखा है। तो हम ये ले लेते हैं हैव ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट f बी ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, f बी आ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। देखो ये लाइन लिखी है आपके पास यहाँ पर कि वेक्टर फंक्शन f ऑफ द स्केलर वेरिएबल। तो लेट f बी द वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल। फिर साथ में लिखा है टू हैव ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो f हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड के स्फीयर का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं f डॉट f इज इक्वल टू कांस्टेंट, c ले लिया। और अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो अपने पास क्या आ जाएगा, वी गेट फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड with respect to t plus second as it is derivative of d है ये with respect to t dot इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट का 0। और ये डॉट प्रोडक्ट में कॉमेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसको लिख सकते हैं हम f डॉट df अपॉन dt इक्वल टू 0, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स f डॉट df अपॉन dt इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट इन द सेंस की कंडीशन इज नेसेसरी। ये समझ में आ गया होगा क्योंकि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दे रखा था, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो अब हमें करना है कंडीशन इज सफिशिएंट। तो नेक्स्ट पार्ट है इसी थ्योरम का, कंडीशन इज sufficient कंडीशन है आपके पास ये। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन ये लेके चलेंगे हम, क्या लेके चलेंगे, f डॉट df अपॉन dt इक्वल टू 0, ये लेके चलेंगे। और हमें क्या करना है, f पर मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट प्रूव करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो जैसे हमने पीछे किया था बिल्कुल सेम स्टेप, उसके बैक स्टेप दिखाएंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं f डॉट
डी एफ अपॉन डी टी प्लस डी एफ अपॉन डी टी डॉट एफ इज इक्वल टू 0। और इसको क्या लिख सकते हो आप, एफ डॉट एफ का डेरिवेटिव ऐसा लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास, डेरिवेटिव लिख दिया, डेरिवेटिव किया तो ये आ गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको डेरिवेटिव ऐसा कर सकते हैं ना। और आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डॉट एफ इक्वल टू कांस्टेंट, सी का मतलब कांस्टेंट। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट। और इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, मैग्नीट्यूड क्या आ गया इसका, कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हैं एफ इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, वेक्टर एफ इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास थ्योरम नंबर सेकेंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास थ्योरम नंबर थर्ड। थ्योरम थर्ड, स्टेटमेंट क्या है थ्योरम थर्ड का, इफ द वेक्टर एफ ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी, इफ द वेक्टर function f of a vector variable, if the vector function f of a scalar variable, ये यहाँ पर आएगा अपना स्केलर वेरिएबल, वेक्टर वेरिएबल नहीं होता, क्या होगा, स्केलर वेरिएबल। स्केलर वेरिएबल स्केलर वेरिएबल टी हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था सेम वैसे ही है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। देन क्या करोगे, एफ एंड, ये वहां तो क्या था, एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ लैंग्वेज को चेंज कर रखा है, सिर्फ है वही आपके पास, एफ एंड डी एफ अपॉन डी टी आर परपेंडिकुलर, प्रोवाइड कंडीशन दे रखी है, प्रोवाइडेड df upon dt is equal to 0, not equal to 0, sorry, not equal to 0। तो प्रीवियस जो थ्योरम है उसमें हमने ये प्रूव किया था f डॉट डी एफ अपॉन डी टी, कब, जब हम इसको क्या लेके चले थे, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लेके चले थे ना। तो इसमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना आपको एक तरह से उसका। तो इसको प्रूव करेंगे तो फर्स्ट पार्ट जैसे किया था वैसे ही करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट में हमने लिख लिया था कि लेट एफ क्या है, हमारे पास एक वेक्टर है, तो लेट एफ बी आ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। ठीक है, ये हमने लिया था। तो हमें क्या दे रखा था, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो आप लिख सकते हैं एफ बी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दे रखा है तो ये हो गया इक्वल टू कांस्टेंट। और इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ डॉट एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, सेम वैसे ही करना है जैसे प्रीवियस थ्योरम में हमने किया है। तो आपके पास क्या आ गया था, 2f डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। और ये क्या आ गया आपके पास, एफ डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। आपको ये दे रखा है कि कांस्टेंट है।
आपको ये दे रखा है कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर कब होती है आपके पास, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो या फिर आपस में परपेंडिकुलर हो। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होती है, जब आइदर भी फर्स्ट वेक्टर 0 और सेकेंड वेक्टर 0 और दे आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, एफ इज परपेंडिकुलर टू किसके हो गया आपके पास, डी एफ अपॉन डी टी। तो ये प्रीवियस थ्योरम का ही पार्ट है, सिर्फ आपको लैंग्वेज चेंज दे रखी है इसमें, तो आपको इस तरह से करना है थर्ड थ्योरम में। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास फोर्थ थ्योरम, थ्योरम नंबर 4, ठीक है। फोर्थ थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ एफ आपके पास एक फंक्शन दे रखा है इज डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, differentiable vector function, differentiable vector function of scalar variable t, of scalar variable t and magnitude of vector f is equal to f, then आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में आपको डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव करना है, एफ स्क्वायर का। चाहे वेक्टर एफ स्क्वायर कहें चाहे स्केलर एफ स्क्वायर कहें एक ही बात है। तो आपको ये प्रूव करना है कि 2f df अपॉन dt, देखो यहाँ वेक्टर लिखा हुआ है और यहाँ वेक्टर नहीं है। और सेकंड पार्ट जो है आपके पास उसमें लिखा है आपके पास f डॉट df अपॉन dt इज इक्वल टू f df अपॉन dt, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे फर्स्ट पार्ट का। तो आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके चले, इसको एफ स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको हम एफ डॉट एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ हम ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो ये प्रूव करना है इसमें, तो इन दोनों को लेके चले, डिफरेंशिएट कर दें इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, वी गेट, इसको डिफरेंशिएट किया हमने तो आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एफ स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में किया तो आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ डॉट एफ, ठीक है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 पहले पावर का किया और फिर किसका किया, बेस का किया। और यहाँ जो हमने किया, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट है तो क्या करते हैं, फर्स्ट डॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है। यहाँ क्या है आपके पास, वेक्टर है, यहाँ पर ये वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमारे पास, प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, इस तरह से, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देख लीजिएगा, 2 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं 2f डॉट df अपॉन dt, ठीक है। 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास आ गया f df अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गया, f डॉट df अपॉन dt। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था आपको, तो इस तरह से हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपके पास। सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, सेकंड पार्ट में करना है आपको f डॉट df अपॉन dt, f df अपॉन dt। सॉरी, ये सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हम ऊपर ही कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ 2f df अपॉन dt ही करना था, तो आप इसको लेके चलेंगे, क्या करोगे, इसमें ये आ गया था आपके पास फर्स्ट पार्ट के लिए, तो ये आ गया था, ये आ गया था, यहाँ वेक्टर था आपके पास, यहाँ पर इस तरह से वेक्टर था, हमने इसको लिख दिया था एफ स्क्वायर और इसको लिखा था इस तरह से। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट करवा रहे हैं, अब ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट,
क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो करना है डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर इसका स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ स्क्वायर, और इसको हम कर सकते हैं 2f df अपॉन dt। तो फर्स्ट पार्ट तो सिर्फ यही था आपके पास, फर्स्ट पार्ट में आपको ये करना था, तो ये हो गया आपके पास, ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। ये थ्योरम नंबर आपके पास फोर्थ थी, तो फोर्थ थ्योरम इस तरह से है आपके पास। नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर फिफ्थ। और फिफ्थ थ्योरम में आपके पास क्या करना है आपको, थ्योरम फिफ्थ, ठीक है। तो थ्योरम फिफ्थ का जो स्टेटमेंट है वो लिखा है कि इफ एफ इज इफ एफ वेक्टर इज a differentiable vector function, differentiable vector function, differentiable vector function of a scalar variable t, of a scalar variable t, देन आपको क्या करना है, इसमें डेरिवेटिव करना है आपको। किसका डेरिवेटिव करना है, वेक्टर f का विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ df अपॉन dt, और इसको प्रूव करना है किसके इक्वल, f क्रॉस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वेक्टर f विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट वाले डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा है कि डेरिवेटिव ऑफ f क्रॉस df अपॉन dt, वही क्रॉस की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो फर्स्ट एज इट इज क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, फंक्शन मीन्स वेक्टर है आपके पास यहाँ पर, प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t, और सेकंड को हमने एच डी रख दिया। और आपको पता है कि सेम वेक्टर की जब क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है आपके पास, 0। तो ये आपके पास फाइनल इसका रिजल्ट आ गया जो हमें प्रूव करना था। दैट मीन्स इसकी राइट हैंड साइड आ गई, तो ये हो गई अपने पास राइट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 6। तो थ्योरम नंबर 6 में क्या है हमारे पास स्टेटमेंट में, ये देख लीजिएगा। थ्योरम 6, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, the necessary and sufficient condition the necessary and sufficient condition for a vector function, f, for the vector function f हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है ऑफ अ स्केलर वेरिएबल t, ऑफ अ स्केलर वेरिएबल t, t स्केलर वेरिएबल है, टू हैव ए कांस्टेंट डायरेक्शन, टू हैव अ कांस्टेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन दे रखी है कांस्टेंट डायरेक्शन, ठीक है। इज f क्रॉस df अपॉन dt इक्वल टू 0। The necessary and sufficient condition for the vector function f of a scalar variable to have a constant direction is this one, ये लिखा है यहाँ पर, टू हैव ए कांस्टेंट डायरेक्शन। तो ये हम करेंगे कि ये लेके चले, तो हमें प्रूव करना है f क्रॉस df अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको जो दे रखा फंक्शन उसको कर लेते हैं। तो f आपके पास क्या दे रखा है, लेट f इज ए वेक्टर फंक्शन, f is a vector function of scalar variable t, of scalar variable t,
हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज जो कैपिटल एफ है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। किसका यूनिट वेक्टर है, इज अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि इन द डायरेक्शन लिखा हुआ है ना, तो यूनिट वेक्टर चाहिए उसका। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, ठीक है। और एफ क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम लिख दें अगर ये कि एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख लीजिएगा या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। मैंने डायरेक्शन नहीं लगाई तो ये क्या बन गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड बन गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की हमने डेफिनेशन लगा दी और इसको अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एफ है, एफ वेक्टर जो दिया हुआ है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ इंटू यूनिट वेक्टर, एफ इंटू यूनिट वेक्टर। और अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से, जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया एफ वेक्टर को, तो राइट हैंड साइड में आपके पास डेरिवेटिव हो गया किसका, एफ इंटू यूनिट वेक्टर। अब इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर एफ का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, फर्स्ट को एच डी रखा और हमने डेरिवेटिव कर दिया, किसका डेरिवेटिव कर दिया, यूनिट वेक्टर एफ का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव किया और यूनिट वेक्टर को हमने एज इट इज रख दिया। तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। और लेकिन हमें तो क्या चाहिए यहाँ पर, इसके साथ एफ क्रॉस चाहिए, जो प्रूव करना है उसमें एफ क्रॉस चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी। तो इस साइड भी कर देते हैं एफ वेक्टर क्रॉस और इनटू में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इनटू में यूनिट वेक्टर एफ का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इनटू में यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हम जब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको देख लीजिएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये तो आपके पास स्केलर हो गया, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, वेक्टर है। एफ आपके पास स्केलर हो गया ना, ठीक है। और इस एफ को क्या लिख सकते हैं, इस एफ को क्या लिख सकते हो, अभी ऊपर था हमारे पास एफ इंटू यूनिट वेक्टर, इसका क्या हो गया आपके पास यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया आपके पास डी एफ डेरिवेटिव ऑफ द यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी। और यहाँ है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ स्केलर, मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का डेरिवेटिव इनटू में यूनिट वेक्टर। और अब इसके साथ करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर, और ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर एफ क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ द यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आपके पास आ गया। और आगे क्या होगा यहाँ पर आपके पास एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये हो गया यूनिट वेक्टर एफ क्रॉस यूनिट वेक्टर एफ। और सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, 0। तो आपके पास फाइनली ये वैल्यू आ गई एफ स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर एफ क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ द यूनिट वेक्टर एफ विद रिस्पेक्ट टू टी। हमने उसको सिंप्लीफाई किया जो दे रखा था, और अब हम कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन में क्या है कि आपके पास फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सपोज एफ हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन, कांस्टेंट डायरेक्शन लिखा है क्वेश्चन में कि कांस्टेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट डायरेक्शन है तो हमने क्या माना था, यूनिट वेक्टर माना था इन द डायरेक्शन ऑफ एफ,
तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि एस डायरेक्शन ऑफ एफ एंड यूनिट वेक्टर एफ, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, इज सेम। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, सो द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर एफ इज कांस्टेंट, क्योंकि एफ कांस्टेंट दे रखा है आपके पास, एफ कांस्टेंट दे रखा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एफ इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट हो गई इसकी, तो आप क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर एफ इज कांस्टेंट, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है आपके पास, तो ये डायरेक्शन कांस्टेंट होगी, तो ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर एफ इज कांस्टेंट, एज क्यों है, एज इट इज ए यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट। और अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और एफ आपके पास क्या दे रखा है, इज ए कांस्टेंट वेक्टर, तो आप क्या कर सकते हैं इसको, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ द यूनिट वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे हम इससे, अगर ये 0 हो गया और पीछे आपके पास इक्वेशन आई थी, उससे क्या लिख सकते हो, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक पार्ट आपका हो गया यहाँ पर, सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। और ये थ्योरम थी आपके पास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।